मैं फराज नकवी से यही जानना चाहती हूँ, फराज जी, ये जो प्रोटेस्ट हमारे देश में होने लगे, खास करके मैं इसको सिर्फ प्रेजेंट रजीम से ही नहीं जोड़ती हूँ। मैं कहती हूँ कि हम लोग न्यू लिबरल इकोनॉमी की जब से शुरुआत हुई है, तब से आप देखें कि एक जो अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन होने लग गया और लोगों को मार्जिनलाइज किया जाने लगा, लोगों की नौकरियां जाने लगी, नई तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा, चीज़ें बहुत स्ट्रक्चर ढंग से बदलने लगी, तो उसमें बहुत सारे लोग मार्जिनलाइज हुए। उसमें राज्य को ये करना चाहिए था, मेरा ख्याल है कि जो लोग मार्जिनलाइज हो रहे हैं उनके लिए प्रोविजंस होने चाहिए थे, उनको इकोनॉमी में समेट के लाना चाहिए था, क्योंकि जितने भी लेबर फोर्स है वो सब प्रोडक्टिव है, चाहे औरत का लेबर हो, चाहे वो मर्द का लेबर हो, चाहे वो अमीर का मेंटल लेबर हो या गरीब का फिजिकल लेबर हो। तो ये जो स्थितियां बदलने लगी और उसकी वजह से जो सिचुएशन बनी, तो राज्य के पास तो ये वेयरविथल होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उसके लिए तुरंत प्रोविजंस लाए ताकि प्रोटेस्ट ना हो। और अब जबकि प्रोटेस्ट होने लग गया है, तो उसको से निपटने का जो तरीका है वो नॉन डेमोक्रेटिक होता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत बेचैनी है हम सबों के बीच में। आप जरा इस पर रिफ्लेक्ट करें और बताएं कि हम इसको कैसे अपने डिस्कोर्स के, अपने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के खित्ते में ले आएं, ताकि जो लोग राजनीति करते हैं, जो लोग डिसीजंस लेते हैं, वो समझें कि ये बात होनी कैसे चाहिए और ये हो कैसे रही है। ऐसे कैसे बार बार जो भी लाते हैं कानून उसके खिलाफत होने लग जाता है, क्यों? आखिर कुछ इसमें बात तो है, तो इसे आप जरा इस पर और रोशनी डालें। अनम्यूट कर लें अपने को। Me now? Yes. Lovely. So thank you Hans, thank you Rachna Yadav, thank you Savita जी. मेरा सौभाग्य है दुष्यंत दवे जी के बाद अपनी बात रखना। मैं उनके जो भी वक्तव्य हैं, उनके केसेस को सुनती हूँ और बहुत इज्जत करती हूँ। आपने मुझसे एक सवाल में एक ओपनिंग सी दे दी है और मैं इस पर और दुष्यंत दवे जी की बात को उठा करके कुछ कहना चाहती हूँ। ये जो आज का विषय चर्चा का बिंदु है, मुखालिफत या बगावत, आपने सविता जी डिस्कोर्स, ये क्या डिस्कोर्स हो रही है, हम इस डिस्कोर्स को कैसे बदलें, हम कैसे सरकार को समझाएं, मुझे लग रहा है कि इससे कुछ ज्यादा पेचीदा मामला है। Because we are living in a moment where language, its essential meanings and what it means to n number of people, there is no longer a social consensus of a sort, right? So you have a strange situation where facts are called anti-national, journalism is deshdroh, protest is terrorism, the death of migrants is called COVID collateral damage, love is called jihad, cold-blooded murder is called Gau Raksha. A Google document is a dangerous toolkit. A toolkit, an innocuous word, is an international conspiracy. So the language, which is the very means for us to communicate in a democracy, ek jamhuriyat mein, ek loktantra mein, the meaning of words and what two different people will call the same set of actions, that is so much up for grabs and such a subject of contention. So the words you've put before us today, and I congratulate you because they're very, very thought-provoking words. Mukhalifat ya bagawat. मुझे इससे थोड़ी दिक्कत है, ये या जो डाल दिया है बीच में, because these are not two choices. मुखालिफत और बगावत साथ साथ जाते हैं. मुखालिफत, मुखालिफत is a much simpler word to for us to agree upon. It is opposition. I oppose you. Bagawat is, as Dushyant Dave ji has said, it can be insurrection in the law, but we have to navigate it in a much wider space than just in law alone.
It is broadly a range of things. It is rebellion, it is insubordination, it is insurrection, it is, but what has happened, it is many things. So बगावत एक बहुत nuanced वर्ड है और उसका हमारे देश में और हमारे इतिहास में और हम सब की यादों में, मेमोरीज में एक नुआंस तरीके से, और बगावत को ऑटोमेटिकली खराब है उस ढर्रे में डालना, और मुखालिफत एक्सेप्टेबल है। ब्रॉडली ये पोलराइजेशन हो चुका है हिंदुस्तान में। देखिए, एक तरफ तो मुखालिफत, which is opposition, which is generally the only acceptable form of opposition today, is जो opposition पार्लियामेंट में बैठती है वो opposition है। बाकी सारा कुछ जो एक पूरा मैदान, मान लिए उस पर एक झाड़ू फिर गई है और एक किनारे पर एक बड़ा डब्बा खड़ा कर दिया गया है, उस डब्बे में नक्सलवादी, माओवादी, आतंकवादी, सेडिशन, डिसेंट, दुनिया भर का तमाम, आपने एक जमहूरियत में, एक लोकतंत्र में आपने एक तरफ पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन, ठीक है, एक्सेप्टेबल, दैट इज विद इन, एवरीथिंग एल्स इज ग्रेजुअली उसको डिलेजिटिमाइज करके एक बंद पिटारे में जिसका मास्टर लेबल है आतंकवाद ब्रॉडली, और फिर आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद वगैरह वगैरह वो सब उस ढर्रे में डाल दिया है। You know, polarization and it's very important actually, because Hans is a literary magazine. You yourself, Savita ji, are a poet and a writer. The polarization of our world has also meant a loss of multiplicity of meanings in our lives and in our thought, because thought and language, they have a very symbiotic relationship. It's not as if thought comes first and language comes later. Language affects thought, and thought articulates itself in language. So this complete massacre and distortion of words themselves, and the fact that they now connote so many different things, is to me something we need to address, where the grays of our minds, the grays of our histories are being painted over with a monochrome brush and flattening democracy. When I say flattening democracy, you see, democracy needs a whole lot to keep itself alive. And it's way more than a way of finding majorities. I mean, we all know that. It is about the fight against injustice and oppression as well. It's an absurd proposition to say it is not about the fight which you raised in your opening question to me. So democracy is actually dependent upon a daily bagawat. That is what my contention is. एक जोश मलियाबादी का शेर, फुटपाथ कारखाने, फुटपाथ, ये सविता जी आपके सवाल से जुड़ा हुआ है जो आपने मुझसे पहले पूछा था कि ये जो अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आ रही है, फुटपाथ कारखाने, मिलें, खेत, भट्टियां, फुटपाथ कारखाने, मिलें, खेत, भट्टियां, गिरते हुए दरख्त, सुलगते हुए मकान, बुझते हुए यकीन, भड़कते हुए गुमा is the increase in mistrust, suspicion in our world. बुझते हुए यकीन, भड़कते हुए गुमा, इन सब से उठ रहा है बगावत का फिर धुआं. This is Josh Maliabadi writing shortly after independence. Now, what do we read in these words? This is not calling for armed revolution. This is calling for daily resistance and a daily bagawat. You know, the word rebel, which bagawat is rebellion or insurrection, and a rebel is, I think, many of us. To rebel is to resist an established authoritarian structure. ठीक है, मान लिया. Like I said, mukhalafat is easier. It is just to oppose something. But देखिए, बगावत हिंदुस्तान में, अब बगावत, अगर आप बस बगावत लफ्ज लें, किस ने बगावत, देखिए 1857 में बगावत हुई थी, वो हमें मंजूर थी क्योंकि वो म्यूटनी थी, वो एक कॉलोनियल मास्टर्स के खिलाफ थी. वेरी गुड. अच्छा, अनारकली ने भी बगावत की.
अनारकली ने बगावत की, शहंशाह बादशाह अकबर के खिलाफ बगावत की अनारकली ने, वो लेजिटिमेट रूलर थे, वो भी हमें अच्छी लगी। अनारकली की बगावत अच्छी है, हमें मंजूर है। 1857 की बगावत भी अच्छी थी, हमें मंजूर है। और देखिए हमारे व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट ट्राइंग टू कॉम्प्लिकेट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ the literary word बगावत and the many meanings it's had in our lives. अब 70 और 80 के दशक में चंबल के रेवाइन्स में जो डाकू घुमा करते थे, मान सिंह थे, पान सिंह तोमर थे, फूलन देवी थी, you know what they all called themselves and what all the locals called them as well? Baghis. They were never called dakat. They were always called बागी. और बल्कि ये इरफान खान का बड़ा मशहूर डायलॉग है, पान सिंह तोमर एक फिल्म जो बनी थी, बीहड़ is what the चंबल रेवाइन्स are called locally. हाँ, तो इनका डायलॉग है, बीहड़ में बागी होते हैं, डाकू मिलते हैं पार्लियामेंट में. It created a big uproar at the time कि भाई ये क्या कह रहे हैं. But the point is that they embraced the idea of being a rebel. It was a very slightly romanticized. देखिए फूलन देवी भी हम डकैत डकैत तो कहते रहे, but for many she became a symbol of the rebellion of a woman belonging to a low caste against upper caste exploitation, tyranny, and violence. There is a curious kind of criminality that surrounded those Chambal ke Daku, who called themselves and who all the locals called. There's a very Robin Hood image associated with them also. बीहड़ का बागी एक पिक्चर 2-3 साल पहले ही आई थी, पान सिंह तोमर है, बैंडिट क्वीन है, वगैरह वगैरह वगैरह. The criminality is combined with a kind of legitimization, acceptance, even romanticization of the reasons for their bagawat, of their becoming baghis. Now, I'm not promoting Dakus as a sterling example of bagawats. I am just trying to help us recall the multiple ways and the nuanced ways in which our language has allowed us to engage with the word bagawat. In my own life, in our own life, I am a feminist, I am a member of the women's movement, और हम पितृसत्ता की क्या मुखालफत करते हैं? नहीं, हम पितृसत्ता के सामने खड़े होकर के बगावत करते हैं. हम ये नहीं कहते कि हमें पितृसत्ता अच्छी नहीं लगती, उसको ले जाओ. हम तो कहते हैं पितृसत्ता के ढांचे को ध्वस्त करो. दैट इज बगावत. किसी भी दलित राइट्स मूवमेंट में आप खड़े होकर के जय भीम का नारा लगाएंगे, उस मोमेंट में आप कास्ट सिस्टम, आप जातिवाद की परंपरा के ढांचे को की मुखालिफत नहीं करें. मुखालिफत बहुत हल्का लफ्ज हो जाता है. आप कास्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं. आप कहते हैं दिस सिस्टम, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो इन आवर ओन लाइव्स हम सब ने ये एनीथिंग दैट अपोजेस अ स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी इज बगावत. इट इज नॉट जस्ट मियर मुखालिफत. सो विमेन्स मूवमेंट में, दलित मूवमेंट में हमने तो भैया बगावत की है, छुटपन से की है, बतौर एक लड़की, बतौर एक महिला छुटपन से वो बगावत की है. सो आई फाइंड मुखालिफत एंड बगावत आर फर्स्ट कजन्स. और मुझे ये और एंड या इन द टाइटल थोड़ा डिस्कंसर्टिंग है. मुझे लग रहा है वी नीड टू, ये जो खाई सी बन गई है, एक तरफ ऑपोजिशन, मुखालिफत, एक्सेप्टेबल, एंड दूसरी तरफ ये टेररिज्म, आतंकवाद, माओवाद का पिटारा, जिसमें you see सारी democratic action, every action in the public sphere, non-violent civil disobedience जो हमारी विरासत है भाई, वो सब उस एक पिटारे में अब भरता चला जा रहा है ये सरकार. अब it is all बगावत. frankly हम कलेक्टिवली हर 5 साल हम इस सरकार का, किसी भी सरकार का विरोध करते हैं, कलेक्टिवली करते हैं, खुलकर करते हैं. वो भी एक तरह की बगावत है, उसको आप इलेक्शंस कह देते हैं. Every 5 years we oppose, we stand and we count their sins and we oppose our governments. It is in that in-between period that we also need to retain the right to do exactly the same thing.
हम ये कि देखिए हर 5 साल में तो कभी कभी कल्पना करती हूँ कि अगर जो ममता बनर्जी बतौर ऑपोजिशन लीडर कभी मंचों पर कह देती हैं, अगर खुदा ना खास्ता हमारी जुर्रत होती कि हम भी उसी तेवर में बोलते, हमें तो भैया जेल में को डाल देता अब तक। तो ऑपोजिशन और ऑपोजिशन पार्टीज को ये एक स्पेस है जहां पर आप सरकार पर हल्ला बोल सकते हैं, आप उनकी you can count all their flaws, but when it comes to the citizens' rights, we are losing our right to the daily बगावत। आप लोगों को याद होगा कुछ बरस पहले ये सर्फ एक्सेल का एक एड, उसके कई इटरेशंस हुए हैं जिसमें कहा कि अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। It turned meaning on its head, यानी कि what was considered bad, दाग, dirt, गंदगी became good। दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। मेरी गुजारिश तो हम सब से और सब हमारे सुनने वालों से यही होगी कि I will argue for a reinstatement of the word बगावत in the lexicon of things that are good and necessary for our democracy। आखिरकार Gandhi ji was the greatest baghi of them all. He was a rebel for the truth। और अगर सच बोलना बगावत है तो हम भी बागी हैं। तो I think we need to reclaim all non-violent civil disobedient actions in and reclaim our right to bagavat। That is the only way for our democracy to survive in its health। Thank you। I hope I've addressed some of your questions। Thank you। I really enjoyed very much this play on this word and meaning। बात ये है कि ये जो वर्ड है बगावत, इस पे अगर दोनों तरफ से एक ही मीनिंग को दोनों एक्सेप्ट करते हो, यानी कि स्टेट एंड सिटीजन्स, ठीक है ना, तब तो कोई बात नहीं, तब तो हम बहुत कुछ फैसला कर सकते हैं। मुश्किल तो ये है कि हम उस डेफिनेशन पे ही अभी राजी नहीं और सहमत नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको हम बगावत नहीं मानते उस हद तक जिस हद तक कि राज्य मान रहा है। यहाँ पे ये दिक्कत है, यानी कि देयर इज अ ह्यूज कंफ्यूजन एंड देयर इज माल इंटेंशन, आई थिंक, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा जो 70 साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है लोकतंत्र का, उसमें अब तक बहुत सारे शब्दों पर सहमति हो जानी चाहिए थी, जैसे कि प्यार। प्रेम पर सहमति ना हो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक, स्वतंत्रता, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा फंडामेंटल राइट्स है, 1 से लेकर के 6-7 आर्टिकल्स हैं हमारे, उसमें दिया हुआ कि आप ये सब चीजें आपके पास, ये अधिकार हैं जिसकी वजह से आपको स्वतंत्रता हासिल होती है। जी। और स्टेट का भी एक है, अगर मैं हॉबीजियन, क्योंकि ये पूरा हमारा जो मॉडर्न स्टेट है ये हॉबीजियन स्टेट, इसको मैं हेगेलियन स्टेट नहीं मानती, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। इसमें यह है कि लोगों ने रूलर्स के साथ समझौता किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है, और उसमें जितने भी नेचुरल राइट्स थे उन सबको रिस्टोर किया है स्टेट ने, ताकि वो सॉवरेन, उसी की वजह से उसकी सॉवरेंटी बनी, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की वजह से, उनको मानने की वजह से। और एक ही कारण से स्टेट एनार्की में जा सकता है, उसको स्टेट ऑफ रिबेलियन ही कह सकते हैं, जब स्टेट जान की रक्षा ना कर सके, राइट टू लाइफ। अगर स्टेट ऐसा नहीं कर पाता है तब जनता उस सॉवरेन को का सर काट सकती है, यानी कि उस स्टेट को ख़त्म कर सकती है और एक एनार्की की स्थिति आ सकती है, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ इस तरह की धरातल पे बातचीत कर रहे हैं कि कोई एक कोशिश होनी चाहिए। मैं ये बताऊं कि मैं हर रोज़, जिसको कहते हैं थाउजेंड्स म्यूटनीज, हाँ, हर रोज़, क्योंकि प्रतिशतता के साथ अगर आप नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं होंगी। स्त्री तो कहीं नहीं हो सकती है, वो पढ़ लिख भी नहीं सकती, प्रोफेसर क्या वो बनेगी और डायरेक्टर क्या बनेगी और क्या बनेगी। हर रोज हर मिनट आपको ये करना पड़ता है, तभी आप कहीं पहुंच सकते हैं। इतना ऑप्रेसिव है पेट्रियार्की, और कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की तो उसमें और जहर मिला करके और उसको एक ऐसा सिस्टम आपने बना दिया है जिसमें घुटने
वाली स्थिति पैदा रहती है ना। आपके लेबर का डिवैल्यूएशन होता रहता है। आप पोइट्री लिखते हो, लेकिन आपके लेबर का अगर डिवैल्यूएशन हो गया तो आप क्या करोगे, है ना। तो ये लगातार थ्रेट है इस पितृ सत्ता में औरतों को लेकर। मेरा ये कहना है, मुझे फिर भी अपने इस लोकतंत्र से मोह है। मेरा मोह भंग अभी नहीं हुआ है, पर मुझे लगता है कि हमें अपने इस लोकतंत्र को, चाहे बुर्जुआई क्यों नहीं हो, हमें हमारा क्या रहता है कि अगर इस नियो लिबरल अर्थव्यवस्था में जो डेमोक्रेसी अभी जो रूप ले रही है, उसको हम बदल करके सोशल डेमोक्रेसी की तरफ ले जाए, लेकिन उसका ठीक उल्टा हो रहा है। जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, सबको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। जब हम किसी, भाई आखिर कारण होने चाहिए ना। ऑबिशन स्टेट में लेवायथान में ये बात कहेगी कि ये सारे कंडीशंस हैं, अगर ये स्टेट फुलफिल करता है तो ये सॉवरेन होता है, अगर ये नहीं करता है तो इसको खत्म होना है, इसको चले जाना है, दूसरी व्यवस्था आएगी, है ना।